मुझे लगता है मीडिया की चुनौतियां वही हैं जो आज जो समाज की जो चुनौतियां हैं। पिछले दिनों एक मुद्दा आया, एक पॉडकास्टर ने एक प्रोग्राम में जाकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही और फिर वो सुर्खियां बनी वगैरह। तो समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। पहले कुछ साल पहले जिस रफ्तार से आ रहे थे उससे 100 गुना तेज रफ्तार से आ रहे हैं। समाज में जो बदलाव हैं वही आपको मीडिया में नजर आएंगे। कैसे, मैं कुछ उदाहरणों से बताता हूं। कल एक आंकड़ा आया कि महाकुंभ में 71 करोड़ लोग नहा चुके। मेरे ख्याल से हिंदुओं की संख्या करीब 90 करोड़ होगी, 100 करोड़ होगी। तो उसमें 71 करोड़ अगर नहा चुके तो मतलब यहां पांडाल में मौजूद हर दूसरा आदमी कुंभ जाके आया होगा। तो लेकिन वो 71 करोड़ का आंकड़ा हम बता पा रहे हैं, लेकिन उस दिन जब भगदड़ में 500 लोग मर गए, उसका मतलब 500 मरे या 5000 मरे या 50 मरे, उसका फिगर अभी तक हमारे सामने नहीं है। तो मीडिया की ये चुनौती है। और मीडिया, ये तो समाज की चुनौती है कि हम देख रहे हैं कि वहां बहुत सारे लोग मारे गए, फिर भी उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और हम कह रहे हैं कि जब ये घटना नहीं हुई थी उससे पहले हम कह रहे थे कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं साहब, प्रयागराज में बहुत अच्छे इंतजाम है, योगी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। जब ये 500 लोग या 5000 लोग या 50 लोग मर गए, उसके बाद हम कह रहे हैं भीड़ ही इतनी ज्यादा हो गई तो कोई क्या करे। तो ये समाज की चुनौती है कि समाज 500, 1000, 50 मौतों को कितना स्वाभाविक रूप से ले लेता है आज के दौर में। यह मीडिया की चुनौती है कि जब किसी बीजेपी शासित राज्य में कोई दुष्कर्म हो जाता है तो वो जो एक तबका जो यूट्यूब पर आजकल पत्रकारिता कर रहा है, उसके लिए वो उस दिन का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन किसी कांग्रेस नीत शासित राज्य में कोई दुष्कर्म हो जाता है तो उसके लिए वो कोई इशू नहीं होता। ऐसे ही अमेरिका में बाइडन की का जो डिफेंस सेक्रेटरी था, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसमें किसी एक व्यक्ति ने फिलिस्तीन के बारे में एक सवाल पूछा, तो उसको बाकायदा उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, हम जो असहिष्णु होते चले जा रहे हैं और हम जो एक ही पक्ष देखने के आदी हो चुके हैं, वही आपको मीडिया में रिफ्लेक्ट होता है, दिख रहा है। दिल्ली के मीडिया को आप गोदी मीडिया कहते हैं, जो यूट्यूब पे दूसरा तबका है उसको आप कहते हैं कि साहब ये 15 साल पहले किसी और गोदी में बैठे होंगे। तो ये सब चल रहा है। तो अगर वहां के टीवी को, दिल्ली से जो टीवी चैनल हमारे पास आ रहे हैं नोएडा से, उनको हम देखें और उन सब के आधार पे आकलन करें, तो ये है कि मीडिया की स्थिति बहुत खराब है। त्रिभुवन जी ने भी जिस तरह से कहा, उससे लगा कि बड़ा होपलेस सा मामला है। लेकिन दूसरी तरफ आनंद जी जैसे लोग हैं, चूरू का कोई स्ट्रिंगर है, जयपुर में बैठा कोई पत्रकार है, जो सारे मुद्दे उठा रहा है कि भाई सरकार ने, राठौड़ साहब जानते हैं, मैंने उनसे बात करके कुछ स्टोरीज भी की थी, राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन उनमें से आधे में बिल्डिंग ही नहीं है, आधे में फैकल्टीज नहीं है। ये इशू अखबारों ने उठाया है ना। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, अभी जो मंत्री हैं सरकार में, शिक्षा मंत्री, उन्होंने छात्राओं की पोशाक पे सवाल उठाया कि छात्राएं मर्यादित पोशाक पहने। तो उनको छात्राओं की पोशाक तो दिखती है, लेकिन आधे से ज्यादा जो बच्चियों के जो स्कूल हैं, वहां पे बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। और जब वो पीरियड्स आते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, इस पर स्टोरी अखबारों में छपी है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये कि जब आप दिल्ली के मीडिया को देखते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं और गलत दिशा में मीडिया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा जर्नलिज्म हो रहा है और उसी के सहारे समाज टिका हुआ है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, अगर वो मीडिया ना उठाए स्थानीय स्तर पे, राजधानी के स्तर पे या दिल्ली में भी, तो शायद हमारे आम आदमी को किसी से उम्मीद ही ना रहे। अभी उसको एक उम्मीद है मीडिया से और वो काफी हद तक पूरी भी कर रहा है। चुनौतियां बहुत सारी हैं और देखने का नजरिया है। अगर आप उम्मीद की किरण देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मीडिया से ही नजर आएगी। जी। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैंने डायन प्रथा पे बहुत सारा काम किया है राजस्थान में।
जो महिलाओं को डाइन बना देते हैं, भोपे तांत्रिक, उनके खूब सारे स्टिंग भी किए हैं। तो मैं देखता हूं कि एक गांव में जो एक महिला बैठी है, नोजी बाई, जिसके हाथ जला दिए गए, जिसका पेट जला दिया गया डाइन बताकर, उस तक एआई कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस तक तो सिर्फ पत्रकार ही पहुंचेगा। कई बार आप लोग कोई खबर बताते हो तो वो नहीं हो पाती, तो आप लोग कहते हैं यार आप तो बिक गए। तो मैं उनसे पूछता हूं कि कब बिका, किसने खरीदा, हमें तो पता ही नहीं है कब बिक गया, और आप लोग कहते हो कि यार पत्रकार बिक गए। तो ये जो चीजें हैं समाज में जो आई है, इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता था कि बिका हुआ पत्रकार, मुर्दा आवाम और डरा हुआ विपक्ष लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैंने बचपन में मुंशी प्रेमचंद को बहुत पढ़ा, मतलब बहुत ही पढ़ा था, और मुझे बड़े अच्छे लगते थे उनकी कहानियां, उनके उपन्यासें। और मैं जब बड़ा हुआ, पत्रकारिता में था, तब मैंने मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद जो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, मतलब उनका 1936 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। उसके सिर्फ 5 साल पहले 1932 में 31 में आलम आरा आई थी बोलती फिल्म। आप सोचिए कि वो अपने 56 वर्ष के जीवन काल में 1936 से पहले मुंबई में वो बॉलीवुड जिसको आज बोलते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में गए थे काम करने के लिए, और वहां से वो इसलिए लौट आए थे ये आरोप लगाकर कि फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता बहुत ज्यादा है। जबकि उस वक्त अश्लीलता तो छोड़िए आप, उस वक्त तो आमतौर पर जो महिलाओं के किरदार हैं वो भी पुरुष निभाते थे। आज हम जो अश्लीलता देख रहे हैं, उसके बजाय वो उस टाइम पे 100 साल करीब 90 साल पहले छोड़ के आ गए थे। तो मैं बहुत लोगों से इस पर बात की कि वो किस तरह की उस टाइम पे लगी होगी अश्लीलता, कैसे चुनौतियां उनको उस टाइम फिल्मों में लगी होगी कि वो छोड़ के आ गए। तब मुझे किसी ने एक बात बोली कि जब भगवान श्री राम का जमाना था तब भी अच्छे और बुरे लोग समस्याएं थी, कृष्ण जी के जमाने में भी समस्याएं थी, उसके बाद वाले जमानों में भी समस्याएं थी, और आज भी वो समस्याएं वैसी ही हैं। तो वैसी ही नए युग की पत्रकारिता है, वैसी ही सोशल मीडिया की चुनौतियां हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो पत्रकारिता के लिए चुनौती की बजाय, या प्रासंगिक नहीं होने के बजाय वो ज्यादा प्रासंगिक उसको बनाती है। उसका कारण भी यही है कि उसके ऊपर आपको 1000 तरह की चीजें मिलेंगी, बिना वेरीफाई किए मिलेंगी, लेकिन जो पत्रकार होगा वो उसको कई बार कई स्तर पे वेरीफाई करेगा और एक पेशेंस के साथ में वेरीफाई करेगा, तब जाकर वो आ पाएगी। जैसे ही समय बदलने लगा, एक दौर आया, वैज्ञानिकों ने कहा कि पूरे देश में जो गुर्बत आ रही है, जो गरीबी आ रही है, भुखमरी आ रही है, उससे निपटने का एक तरीका है। तो बाजार की शक्तियां उस समय भी सक्रिय हुई और वो एक रासायनिक उर्वरक नाम की एक चीज लेकर के आए। उसके बाद वो पेस्टिसाइड लेकर के आए। पत्रकारिता ने उस समय बड़ी अपनी सजगता निभाई थी, लोगों को चेतावनियां दी, लोगों को बताया, और उन्होंने भविष्य के बारे में कल्पनाएं की। उस दौर में लोग नहीं समझे, और आज हम जब उस प्रतिध्वनि को देखते हैं तो हालात ये हैं कि आज वही कंपनियां जैविक उत्पाद पैदा कर रही हैं और कह रही हैं कि जो उत्पादन आप कर रहे हो वो जहर है और हम आपको जहर मुक्त चीज देंगे। हमारे चाहे वो पशुपालन का काम था, उसको वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने चेंज किया, लेकिन जब हम बाद के 20, 30, 40 साल हो गए तो उसके बाद में वही चीजें वो वापस लाने लग गए कि दूध हम आपको बेहतरीन देंगे, हम आपको गिर गाय का घी देंगे जो 6000 रुपए या 8000 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन आप जो 600-800 रुपए में घी देते हो उसमें वो चीजें नहीं हैं। तो जो पत्रकारिता है उसका बेसिक काम यह है कि हम किस तरह से सजग करें लोगों को। जिस दौर में मैं पत्रकारिता में आया था उस दौर में भी वही चिंताएं थी या उसी तरह की चिंताएं थी जैसी चिंताएं आज है, लेकिन आज की चिंताएं विकराल इसलिए हैं कि आज हर व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल आ गया है, हर व्यक्ति के पास जो सीधी खबर जा रही है वो दरअसल खबर नहीं है, वो एक ऐसी सूचना है जो कुछ लोग उन सूचनाओं को इसलिए डालते हैं कि उनका लाभ हो। इसमें राजनीतिक सूचनाएं हैं, इसमें बाजार और बिजनेस से संबंधित सूचनाएं हैं।
आज आप फेसबुक खोलते हैं तो आपको, जैसे उदाहरण के तौर पे योग में कहीं बाजार नहीं दिखाई देता, लेकिन उसमें वो आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि ये आप आसन इस तरह नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि आज की पत्रकारिता जो यूट्यूब पे चली गई है, वहां हमें ये लगता है कि पैसा जो है वो कोई दे नहीं रहा है, पैसा यूट्यूब दे रही है। लेकिन आप मान के चलिए कि ये बहुत खतरनाक दस्तक है कि किसी दिन जब आज आप यूट्यूब से जो सच देख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो दरअसल इंफॉर्मेशन है, फिक्शन है या कोई प्रोपेगेंडा है, कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, जो एक तरफा बात करते हैं, जो एक व्यक्ति बात करता है, वो कभी सच नहीं हो सकती। जो संस्थाएं थी हमारी, वो डेमोलिश की जा रही हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है, एक अखबार को थोड़ा दबाया जा सकता है, एक टीवी चैनल को थोड़ा दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस दिशा में जैसे हम यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं या ट्विटर की तरफ जा रहे हैं या फेसबुक पे जा रहे हैं, वो एक उसका मालिक एक व्यक्ति है। जिस दिन वो चाहेगा कि आपको सूचना इस तरह नहीं इस तरह दी जाएगी, या वो सूचना उसके हित में नहीं है, तो वो उसको बंद कर देगा। तो जो सबसे बड़े खतरे हैं, आप अपनी संस्थाओं को बचाइए। सोशल मीडिया ने एक नया होराइजन खोला है, एक नया विस्तार दिया है जर्नलिज्म को कई तरह से। मतलब अपन बात कर रहे हैं ना कि सोशल मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी प्रासंगिकता है या नहीं है। तो एक तो जैसे त्रिभुवन जी ने कहा कि सवाल पूछिए, अगर कोई पत्रकार गलत खबर करता है तो सवाल पूछिए। तो सबसे अच्छा ये हुआ है कि जैसे जिस दिन मैंने कोई गलत स्टोरी करी या मेरी टीम के किसी साथी ने कोई गलत फैक्ट लिखा, तो अब दुनिया बख्श नहीं है उसको। अब अगले दिन ट्विटर पे ट्रोल करने वाली पूरी आर्मी लग जाती है और उससे सवाल करती है। ये पहले नहीं था। पहले वन वे कम्युनिकेशन होता था, जो मैं लिख देता था, मुझे लगता था कि ये बहुत बढ़िया खबर मैंने कर दी है और काम खत्म। अब दूसरे दिन दुनिया आपको ट्रोल कर सकती है, आपको सवाल पूछ सकती है। आप खुद तो शिकार होते ही रहे, बताइए, आप कई बार चपेट में आ चुके हैं। हाँ, मैं चपेट में लेता कम हूं, बाकी अब ले भी सकता हूं। आया बहुत हूं। तो पहली चीज ये हुई है। दूसरा जो त्रिभुवन आनंद जी ने कहा कि ग्राउंड पर जाकर खबर एआई नहीं कर सकता। अभी हर हाथ में मोबाइल होने से एक चीज ये हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज खत्म हो गई है। ये अलग बात है कि टीवी चला देता है कि सलमान खान वहां पहुंचे, ब्रेकिंग न्यूज, उनके लिए हर चीज ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। पर ब्रेकिंग न्यूज इसलिए खत्म हो गई कि हर व्यक्ति के हाथ में ईश्वर ने एक वो टूल दे दिया है जिसका नाम है मोबाइल। तो अगर यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं वहां पहले नहीं पहुंच पाऊंगा, या मेरा रिपोर्टर वहां नहीं पहुंच पाएगा। वहां जो मौजूद व्यक्ति है वो उसका फोटो डाल देगा। तो अब मोबाइल आने से ब्रेकिंग न्यूज खत्म हो गई है, लेकिन उसके साथ हमारे लिए दूसरे रास्ते खुल गए हैं, हम प्रोफेशनल पत्रकारों के लिए। जैसे जोधपुर में मैं एडिटर था, चोटिया जी भी जोधपुर रहे हैं। वहां पे एक बार एक मिग विमान एक घर में जाके गिर गया था। आमतौर पर हम घटनाएं सुनते हैं कि किसी गांव में, किसी जंगल में जाकर मिग गिर गया। पहली बार ऐसा हुआ कि शहर के अंदर एक कुड़ी भक्तासनी क्षेत्र है, वहां जाके एक मिग विमान फाइटर प्लेन गिर गया। और उसकी मोबाइल पे वो सुबह घटना हुई और दोपहर तक तो हजारों फोटोएं मोबाइल पर आ गई, कुछ बचा नहीं। हर एंगल से फोटो, इधर से उधर से, किचन के अंदर चला गया, किचन के अंदर का फोटो। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, ये जानकारी भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो सोशल मीडिया ने कुछ नहीं छोड़ा। और वो घटना ऐसी थी कि गृहिणियों के मोबाइल तक में वो आ गई, उसकी फोटोग्राफ्स। तो अब हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड, हमारे सामने चुनौती थी कि सारी चीजें तो सबके पास पहुंच गई है, तो हम अलग क्या करें। ऐसे वक्त में फिर शुरू होता है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जिसने इसकी ट्रेनिंग ली है कि पत्रकारिता कैसे करते हैं, क्या होती है, उसकी भूमिका तब शुरू होती है। हमने प्लान बनाया, हमने 50 चीजें लिखी कि ये 50 चीजें हमें लानी है, और हमारी पूरी टीम को लगाया। फाइनली एक चीज ऐसी आई उसमें जो आम आदमी नहीं ला सकता था। वो क्या था? वो ये था कि वो जो पायलट था उस विमान का, और उसने इस तरह से अपना प्लेन क्रैश करवाया कि एक भी आदमी को नुकसान ना हो, उसका। और जो एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनकी जो आखिरी बातचीत थी वो क्या थी, वो मेरा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो डिफेंस देखता है ऑलरेडी, वो लेकर आया। तो उसने, पायलट ने बताया कि भाई मैं अब यहां हूं, अगर मैं यहां प्लेन को क्रैश करके खुद उससे एग्जिट हो जाता हूं तो 50 लोग मारे जाएंगे। तो
तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, और क्रैश होने वाला है, पर मैं अपनी रिस्क पे यहां विमान को नहीं गिराने वाला हूं। फिर उसने किस तरह से प्लान करके और वो किया, तो वो जो आखिरी दौर की जो बातचीत थी एटीसी और पायलट के बीच की, वो मेरा जर्नलिस्ट लेके आया और वो सबसे बड़ी खबर बनी। तो हम जब कहते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में चुनौती तो रहेगी, हमेशा रहती है, हर दौर में रहती है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी थी तो क्या चुनौती नहीं थी वो? तो वो सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन आपको उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे अवसर हैं। एआई हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। हमारे न्यूज रूम में एआई आ चुका है। हम सारे लोग वहां काम करते हैं तो हम आपको बता सकते हैं एआई कैसे आ चुका है हमारे न्यूज रूम में। कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, आप सबने देखा होगा। मैच का जो स्कोर बोर्ड है वो हम एआई के सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। अब वो एआई का जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी 100 तरह की खबर बना के दे सकता है, 100 तरह की कॉपी बना के दे सकता है। और वो जो कॉपी बना के देता है वो हम 50 एडिटर मिलकर नहीं बना सकते, ऐसी कॉपी बनाता है। ऐसा क्यों? शब्दों का खेल तो हम कर सकते हैं कि भाई विराट कोहली ने इस तरह से ऐसा ऐसा बैटिंग की, वो तो हम दे सकते हैं। लेकिन एआई क्या करता है? एआई पिछले 50 साल का डेटा उसके पास है, तो वो उसको एनालाइज करके बता देता है कि कोहली जब जब इस तरह के क्रूशल मैच में आते हैं तो 10 से 20 ओवर के बीच में उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहता है। तो इतना सटीक विश्लेषण आदमी के बस का नहीं है, ये एआई कर सकता है। ऐसे मेडिकल में आप सुन रहे होंगे कि कैंसर के मामलों में अब एआई के कारण बहुत सटीक तरीके से वो जो सेल्स हैं जो कैंसर वाली, उन पे अटैक करके उनको ठीक किया जा सकता है। तो एआई का रोल बहुत अलग तरह का होने वाला है। लेकिन इस सब के बावजूद जो चीजें इंसान के पास रहेगी, राजेंद्र राठौड़ जी का इंटरव्यू मैं जाके ले सकता हूं, एआई नहीं ला सकता। या एआई लाएगा तो भी वो जो त्वरित जो सवाल जवाब पूछने हैं, या जो मेरे नाम से जो छपेगा कि भास्कर के एडिटर ने किया है या अरविंद चोटिया जी ने किया है, तो वो जो एक क्रेडिबिलिटी हमारे नाम के साथ जुड़ती है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो सोशल मीडिया के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे।